हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे को कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो रहने वाला है जी फैक्टर। ओके, तो सबसे पहली बात देखो, जी फैक्टर को क्या है, आप जी फैक्टर भी बोलते हैं। दूसरा टर्म इसके लिए वो है, ये आप बोल सकते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जी फैक्टर। ओके, तो जी फैक्टर बोलो चाहे लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर बोलो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक जी फैक्टर बोलो, बात सेम है। ओके, तो आज के लेक्चर पे हमने जी फैक्टर पे बात करनी है। हम सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू जी फैक्टर एंड देन लास्ट में देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके जी फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत सिंपल है, आपको भी सिंपली समझ में आएगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो ये चीज मैंने आई थिंक आपको पहले भी बोली होगी, जब आपने अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डेल्टा आप यूज करते थे, सिमिलरली ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उस डेल्टा की प्लेस पर आप जी फैक्टर यूज करते हैं, यानी कि दोनों डेल्टा और जी सेम सेम है। डी डेल्टा आप किसके टर्म में यूज करते थे, जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते थे, लेकिन जी आप कब यूज करते हैं, जब आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ओके, तो देखो नहीं पढ़िए देन डोंट वरी, हम यहाँ पर को सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहली चीज देखो जी फैक्टर क्या होता है। देखो आपने अभी तक जितनी भी ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स देखे थे उस पर मैं आपको जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दी थी जो थी आपकी 2.0023। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2.0023 है, बट इस वैल्यू के आगे कोई भी डायमेंशन नहीं लगा हुआ है। इट मीन जो आपका जी फैक्टर है या फिर आप बोल सकते हैं जी वैल्यू जो है वो एक टाइप की डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ओके, एक क्वांटिटी है बट ये डायमेंशन लेस है, इसके आगे कोई भी यूनिट कोई भी डायमेंशन ऐड नहीं किया जाता। ओके, दूसरी चीज ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक, मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और उसके साथ साथ क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम के बारे में अगर आपको पता कराना है तो ये कौन बताती है, आपको जी फैक्टर बताता है। इतनी चीज क्लियर है, यानी कि जी फैक्टर एक टाइप का डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है जो कि आपको क्या बताता है, ये कैरेक्टराइज करता है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। ओके, अगली चीज अगर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है दैट्स व्हाई ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिफाइंड एज, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको जी फैक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, ये बोलता है द रेशियो ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन टू ए टोटल स्पिन एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं, जी फैक्टर। मतलब अगर आपको क्या दिया जाए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बार बार बोलती हूँ कि ये जो आपका एटम है, इस एटम के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल शक्तिमान की तरह बिहेव करता है, शक्तिमान बोलो चाहे फिर आप अपनी अर्थ बोलो, सेम वैसे बिहेव करता है जैसे आपकी अर्थ क्या है, आपके सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है और अपने आप पे भी रिवॉल्व कर रही है। मतलब ये क्या है, ऐसे ऐसे भी घूमती है और ऐसे ऐसे घूमने के साथ साथ क्या है, पूरे पॉजिटिव चार्ज यानी कि एटम के चारों ओर ही घूम रहा है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एज अर्थ की तरह क्या है, पहले अपने आप पे भी घूमता है, साथ ही साथ इस एटम के चारों ओर, इस ऑर्बिट के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, अगर मैं आपको देखो, इलेक्ट्रॉन दो टाइप का रोटेशन कर रहा है, एक तो ऐसा रोटेशन कर रहा है, एक ऐसा रोटेशन कर रहा है। इट मीन यहाँ पर को जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इसे आप बोल सकते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ स्पिन होगी। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो आपको पता है आपका इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और आपने ये लाइन तो हर जगह सुनी होगी कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी कभी भी मोशन में आती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। ओके, तो ये जो आपका बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसी की बात की जा रही है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी स्पिन की ओर, क्या है ऐसे घूम रहा है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपका इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे स्पिन करता है। मैं आपको क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखा पा रही, वेट कीजिए मैं आपको साफ साफ दिखाती हूँ। ओके, देखिए हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये है आपका, ये है। ओके, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, घूमता है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी मोशन में आई, इट मींस ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है, इट मींस इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ओके, तो आपने वही मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो करना है, किसके साथ रेशियो करना है, आपने करना है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आपका एक तो इलेक्ट्रॉन का, एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। ओके, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जो आपका ऑर्बिट दे रहा है, मतलब आपका ऑर्बिट तो एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। क्यों,
क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऑर्बिट के चारों ओर भी तो रिवॉल्व करे, जिसकी वजह से आपका ऑर्बिट भी एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था, जिसकी वजह से क्या है, इनका जो टोटल होता है और इनका जो रेशियो आप बनाता है, इसके रेशियो को ही क्या बोला जाता है, जी फैक्टर बोला जाता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं जी फैक्टर एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है जो कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट और साथ ही साथ एंगुलर मूवमेंट ऑफ अ एटम बताती है। और अगर आपने इसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने इसे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैंग्वेज में अगर आपने इसे डिफाइन करना है, तो आप इसे सिंपली बोलिए द रेशियो ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एंड द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ जी फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ एक और चीज लिखी है, देखो जी फैक्टर की जो वैल्यू है, मैंने आपको पहले भी बोली, इसकी वैल्यू आप जनरली 2.0023 रखते हैं, ओके। बट हर जगह, यानी कि आपको पता है हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, पर इलेक्ट्रॉन भी तो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के नहीं बोलने चाहिए, आपको पता है आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी जो आप इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो इलेक्ट्रॉन की आप बात करते हैं, वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आप बात नहीं करते, ओके। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको दो टाइप का मिल सकता है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, जैसे आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, उस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में ये पी ऑर्बिटल है, ओके। और इस पी ऑर्बिटल में अगर आप ये ऑर्बिट देखेंगे, तीन ऑर्बिट है, एक्स पी एक्स पी वाई पी जेड, और इन तीनों ऑर्बिट में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो आपका पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर को भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड नहीं है, बट ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये फ्री रेडिकल है, बट ये अनपेयर्ड, समझ में आ रहा है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड है, बट इस इलेक्ट्रॉन को आप फ्री रेडिकल कंसीडर कर सकते हैं, इसे आप फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल नहीं है, ओके। तो यहाँ पर को ये बोल रहा है कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन, अलग अलग टाइप, समझ में आ रहा, कोई फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कोई अनपेयर्ड हो सकते हैं, ओके। तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग जी वैल्यू जनरली देखी जाती है। ये बोल रहे हैं अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, या फिर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप जी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड में आपने उसका रेशियो किसके साथ करना है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होती है उसी को आप बोलते हैं जी वैल्यू, ओके। तो ये बोल रहा है फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो आपकी जी वैल्यू होती है वो जनरली 2.0023 होती है। बट बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिसमें आपका जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, अकेला इलेक्ट्रॉन, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर वो किसी मेटल आयन का हो, यानी कि फ्री रेडिकल हो, बट किसी मेटल आयन का हो, उस केस में जो आपका जी वैल्यू है वो आपका 2.0023 के इक्वल नहीं रहता। देखो यहाँ पर लिखा है कि एंड इन मैनी फ्री रेडिकल द वैल्यू ऑफ अ ऑड इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आप बहुत सारे फ्री रेडिकल्स देखेंगे, उन फ्री रेडिकल के लिए अगर आप जी वैल्यू देखेंगे, वो आपको क्या लगभग लगभग 2.0023 के अप्रॉक्स मिलेंगे, ओके। बट यहाँ पर लिखा है बट इन मैनी मेटल आयन जी वैल्यूज ऑफ्टन क्वाइट डिफर फ्रॉम द फ्री इलेक्ट्रॉन वैल्यू, यानी कि बहुत सारे मेटल आयन में अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल बना रहे हैं, उन फ्री रेडिकल के लिए जो जी वैल्यू होती है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के जी वैल्यू के साथ मैच नहीं करती, यानी कि इसकी जी वैल्यू और इसकी जी वैल्यू में कोई थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, अब अगर देखो, अगर आपने इस टाइप के मेटल आयन के लिए जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको जी सेफ्ट का यूज करना होगा, जी शिफ्ट का यूज करना होगा। जी शिफ्ट की हेल्प से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कि G इज इक्वल टू जीई माइनस ए स्क्वायर एन लैम्डा अपॉन डेल्टा ई, और यहाँ पर को लैम्डा जो होता है वो होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ए होता है आपकी कोवेलेंसी पैरामीटर, और एन होता है आपका क्वांटम मैकेनिकल कोफिशिएंट, ओके। अब ये जो रफ है आप जस्ट इतना समझो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई, आपको जी फैक्टर समझ में आए, वो चीज मेन है, ओके। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, वो है आपकी आइसोटोपिक और एनआइसोटोपिक जी फैक्टर्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आइसोटोपिक और एनआइसोटोपिक जी फैक्टर्स क्या होता है, देखो क्या होता है ना, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि आपको पता है आपके पास आपका एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ओके। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या है किसी दूसरे, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपके दूसरा भी क्या है, आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर आप इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलो, आपको पता है ना, ये चीज भी आपको पता है, आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी स्पिन है, स्पिन में क्या होता है, रोटेशन के चक्कर में क्या होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ओके। तो सपोज आपका ये इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर गया, इंटरेक्शन कर गया,
किया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एटम भी तो होगा, इस एटम का, इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जो जी फैक्टर की वैल्यू होगी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन के बेसिस पर जनरली दो टाइप का क्या होता है, हमको जी वैल्यूज देते हैं, एक हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक, एक बोलते हैं एनाइसोटोपिक। ओके, तो अभी आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको सिंपली ऐसे समझा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एक मिनट कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज लिखिए, ये बोल रहा है इन जनरल, अगर आप जनरली देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ जी, जी का मैग्नीट्यूड मतलब जो आपका जी फैक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ आयन कंटेनिंग अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप उन मॉलिक्यूल और उन आयन की तो बात करेंगे ना ईएसआर में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो ये बोल रहा है जो जी वैल्यू है, जी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके मॉलिक्यूल और आयन जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करे हुए हैं उनके ओरिएंटेशन पे। ओके, अभी आप ओरिएंटेशन नहीं समझ रहे, अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी जिस ये सुनिए ओरिएंटेशन पे, उसके साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, और आपको पता है ईएसआर की केस में आप बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंपली इसे बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर को लिखा है द इंटरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी इंटरेक्शन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड विथ अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपका जी वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपके जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करे हुआ है, इसका, और जो आप बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, इनके आपस के इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। समझ में आया कि आपकी जी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपका जो मॉलिक्यूल है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करे हुए है उसका एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से अप्लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इस पे ही आपकी जी की वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आपको क्या एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल दिया जाए जो कि क्या हो, सॉल्यूशन हो या फिर गैसियस फेज में प्रेजेंट हो, आपको पता है आपके मॉलिक्यूल्स अलग अलग फेज में हो सकते हैं, मे बी सॉलिड हो, मे बी लिक्विड हो, मे बी गैसियस हो। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर इन केस आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट पे या फिर वो गैसियस फेज पे है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो जी वैल्यू है वो आपको क्या दिखाएगी, एवरेज ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बिकॉज द फ्री मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड द आयन। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, मैं कहां पर लिखूं, अगर आपका मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट पे या फिर लिक्विड स्टेट पे है, तो आपको पता है गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, तो एक जगह तो फिक्स नहीं है, तो अलग अलग जगह वो मोशन करने की वजह से क्या होगा, आपको अलग अलग ओरिएंटेशन मिलेगा आपके मॉलिक्यूल का। आप एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, सपोज मैं बोलूं ये आपका मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास न्यूक्लियाई है, इसकी वजह से आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या देख रहे हैं, जी की वैल्यू आप देख रहे हैं। ओके, बट मैं बोलूंगी ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो गैसियस फेज या फिर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इट मींस ये अगर सॉल्यूशन और गैसियस फेज में होगा तो इसका अलग अलग ओरिएंटेशन होगा, ये कभी कहीं, कभी ये ऐसे दिख रहा है तो कभी ये ऐसे दिखने लगेगा, कभी ये ऐसे दिखने लगेगा, अलग अलग इसका ओरिएंटेशन होगा। ओके, तो अलग अलग ओरिएंटेशन होने की वजह से जो आप इसकी जी वैल्यू निकालेंगे वो एवरेज ऑफ ऑल ओरिएंटेशन निकालेंगे, सारे ओरिएंटेशन का एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज से आपको जी वैल्यू निकालनी होगी। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जस्ट सुनिए, जस्ट इतना चीजें क्लियर करें। ओके, इतनी चीज क्लियर है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आपका यही मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म में, तो आप बताइए क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल कभी रैंडम मोशन में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सॉलिड तो क्या होता है, रिजिड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स है, तो फिक्स है तो इनमें क्या होगा, कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये बोल रहा है अगर आपका मॉलिक्यूल क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, इस केस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, आपका मॉलिक्यूल बिल्कुल भी मोशन में नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो इन ओरिएंटेशन की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है, जो आपका क्या मॉलिक्यूल मतलब जो आपका पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, इसका इंटरेक्शन किसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, वरी करते रहता है। अगर ये वरी करेगा तो, क्योंकि देखो आपको अलग अलग ओरिएंटेशन मिल रहा है, अलग अलग ओरिएंटेशन की वजह से क्या होगा, अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन होगा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आइसोटोपिक और एनाइसोटोपिक। ओके, अभी ये जस्ट सुनिएगा, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो ये बोल रहा है सो इफ द पैरामैग्नेटिक रेडिकल, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये बोल रहा है इफ द पैरामैग्नेटिक रेडिकल और आयन इज लोकेटेड एट ए परफेक्टली क्रिस्टल साइड, यानी कि वो क्या परफेक्टली क्रिस्टल साइड में प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी ओरिएंटेशन नहीं हो रहा। ओके, एंड द ऑक्टाहेड्रल, जैसे एग्जांपल के लिए बोला, जैसे आपके पास कोई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल साइट है, तो इस केस में जो जी वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट होगी टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन, क्योंकि आपको पता है अगर आपका कोई क्रिस्टल है उस केस में मॉलिक्यूल रोटेशन में नहीं है, आपका मॉलिक्यूल क्या है, फ्री नहीं है, वो आपका क्या होता है, रिजिड होता है,
आपके मॉलिक्यूल अपनी अपनी पोजीशन में प्रेजेंट है, ये फ्रीली प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जी वैल्यू होगी वो किससे इंडिपेंडेंट होगी, आपकी ओरिएंटेशन से। क्यों? क्योंकि आपको पता है जी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पे, किसके रिस्पेक्ट में, बाहर से जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, लेकिन क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल का एग्जांपल भी लिए, जैसे आपका कोई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल क्रिस्टल होंगे, उस केस में क्या होगा, जो जी वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन होगी, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल अगर क्रिस्टल है तो मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन ही नहीं होगा, ओरिएंटेशन नहीं होगा तो जी वैल्यू आपके ओरिएंटेशन से क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट होगी। ओके, तो इस केस में जो आपको जी वैल्यू मिलती है, इस जी वैल्यू को आप बोलते हैं आइसोटोपिक जी वैल्यू। तो देखो, आइसोटोपिक और एनाइसोटोपिक क्या होता है, आप जस्ट सिंपली सुनिए। आइसोटोपिक जी वैल्यू आप उन्हें बोलते हैं जिसकी जी वैल्यू जो है वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होती है, इंटरैक्ट नहीं करती, बाहर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जी वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक। ओके, जैसे आपने क्या क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के फॉर्म में लिया, सॉलिड वाले कंपाउंड के लिए लिया। ओके, लेकिन अगर आपके क्रिस्टल में क्या है, ये बोल रहा है लो सिमेट्रिक, यानी कि जैसा आपका कंपाउंड क्या होगा, गैसेस और सॉल्यूशन में होगा, तो आपको पता है इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में है तो आपके पास बहुत सारे ओरिएंटेशन मिलेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये बोल रहा है इन अ क्रिस्टल साइट ऑफ अ लोअर सिमेट्री द वैल्यू ऑफ जी, जो आपकी जी की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अ क्रिस्टल। यानी कि आपकी जो जी वैल्यू है वो आपके ओरिएंटेशन या आपका जो क्रिस्टल है उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप का ओरिएंटेशन मिल रहा है। इस टाइप की जी वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोपिक। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो मैंने यहाँ पर को लिखा है द कपलिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन स्पिन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलते हैं एनिसोटोपिक जी वैल्यू। यानी कि ऐसे जी वैल्यू जो जिसकी वजह से क्या होगा, जी वैल्यू किसकी होगी, आपके एटम के स्पिन की तो होगी। तो ये बोल रहा है अगर आपका एटम का स्पिन जो भी है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, वो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर जाए, इंटरैक्ट कर जाए, उस केस में जो आपकी कपलिंग होती है उसकी वजह से जो जी वैल्यू बनती है, उस जी वैल्यू को आप बोलते हैं एनिसोटोपिक जी वैल्यू। अदरवाइज कपलिंग नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ, इस केस में आप जो जी वैल्यू बोलेंगे उसे बोलेंगे आइसोटोपिक जी वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर इंटरेक्शन होने की वजह से होता क्या है वो भी आप सुन लीजिए। देखो, इंटरेक्शन जब होता है, इंटरेक्शन के बाद आपकी जो जी वैल्यू निकलती है, वो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो पीक्स मिलेंगी, आप जब ESR स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कॉज अ ब्रॉडनिंग ऑफ अ ESR स्पेक्ट्रा। जो आपका ESR स्पेक्ट्रा होगा उसमें जो पीक्स बनेंगे वो थोड़ी सी ब्रॉड बनेंगी, अगर आपकी जी वैल्यू क्या होगी, एनाइसोट्रोपिक टाइप की होगी। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया हुआ, आप यहाँ पे देखिए। तो अब ये स्पेक्ट्रा देखो, ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रा आइसोटोपिक के लिए, ये है आपका एनाइसोटोपिक के लिए, ठीक है। तो आइसोटोपिक के केस में देखो आपको नॉर्मल स्पेक्ट्रा देख रहा है। अब देखो ना, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट शो नहीं किए हैं। आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट रहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पर को अगर आपका आइसोटोपिक टाइप का फैक्टर जी फैक्टर होगा, उस केस में क्या होगा, अगर आपका स्पेक्ट्रा आइसोटोपिक टाइप का होगा, उस केस में आपके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के लिए, तीनों कोऑर्डिनेट के लिए जो जी फैक्टर होगा वो इक्वल होगा। ओके, लेकिन अगर आपका स्पेक्ट्रा एनाइसोटोपिक टाइप का होगा, उस केस में क्या होगा, आप यहाँ पर को देख सकते हैं, 2 टाइप का हमने प्लॉट यहाँ पर को दिखाया। ये पहले प्लॉट पे ही बोल रहा है, देखो मैं इसको इरेज करके दिखा देती हूँ, 1 मिनट, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो, ये जो यहाँ पर कोई पीक टाइप की यहाँ पर को दिख रही है, जेड कोऑर्डिनेट के लिए। ओके, और ये जो पीक्स है ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर को, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और आपका जो ये जी जेड कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो जेड कोऑर्डिनेट है उसके लिए जी फैक्टर को हम जी जेड कह सकते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को यहाँ पर डैश नहीं करना चाहिए, हमने करना चाहिए कॉमा। ओके, तो आपका क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी जी फैक्टर है, तो हमने बोला जी एक्स जी वाई। ओके, तो सपोज मैं बोलूं कि आपका, सपोज नहीं, ये सच में बोलूं कि आपका जो ये जो जी फैक्टर है, यानी कि जो जी कोऑर्डिनेट है, वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। इट मींस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जी जेड इज पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर को जो जी की वैल्यू है, आप इसे जी पैरेलल भी बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर को आप देखिए, यहाँ पर को जो आपका GX और GY है वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इट मींस यहाँ पर को जो G है इसको आप G परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ओके, और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा, आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा कि G पैरेलल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू G परपेंडिकुलर। अभी जस्ट रफली समझो, अभी मैं आगे को समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है GZ इज ग्रेटर देन GX और GY, डैश नहीं करना चाहिए, ये लिखना चाहिए G कॉमा
और GX कॉमा GY। ओके, अब दूसरे स्ट्रक्चर पे, दूसरे स्पेक्ट्रम पे आप देखिए सेम चीज है, बट यहाँ पर को देखो ये पीक ऊपर की ओर थी, अब हमने पीक नीचे की ओर दिखा दी। ओके, इसका मतलब अब यहाँ पर जो Z है, यानी कि जो आपका Z कोऑर्डिनेट का जो G फैक्टर है, वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये दोनों क्या हो गए पैरेलल, यानी कि GX और GY क्या होगी पैरेलल हो गए, और GZ क्या हो गया परपेंडिकुलर। इट मींस मैंने क्या बोला, पैरेलल वाले के लिए जी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी और परपेंडिकुलर वाले की कम, इसलिए GZ की वैल्यू हमें कम मिली है कंपेयर टू GX और GY। ओके, तो वही चीज यहाँ पर को लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है GX, यहाँ थ्योरी आप लिख सकते हैं, आपके पेपर पर्पस के लिए ये हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है GZ की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, जी ये परपेंडिकुलर है, 11 जैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर है क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका जी क्या है परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर को पैरेलल है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। अब ये फाइनली बोल रहा है, ये बोल रहा है द जी वैल्यू ऑब्टेन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ए जी वैल्यू, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं वो आपके क्या है परपेंडिकुलर है जी एक्सिस के, उस केस में अगर मैं बोलूं इफ थीटा बिल क्या आपका एंगल है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड जेड एक्सिस, उस केस में अगर आपने जी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी परपेंडिकुलर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जिस ये देखो इसको हम लोग कहाँ इतना याद तो यूज करते नहीं है, जिस आप इतना बता दीजिएगा, इससे सारी चीजें ये आपका आइसोटोपिक और एनआइसोटोपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। एक और चीज दिखाती हूँ, ये बोल रहा है कि अगर आपने जी वैल्यू को कैलकुलेट करना है किसी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, वो भी कौन से स्टेट में, वो जो मॉलिक्यूल है जिसके आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो आपके गैसियस मीडियम में प्रेजेंट है, उस केस में आप एलएस कपलिंग करके भी यूज करके, यानी कि एलएस कपलिंग का कॉन्सेप्ट लगा के भी आप जी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर को जो फॉर्मूला दिया है वो क्या है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस, या फॉर्मूला पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर को आपको क्या है एस की वैल्यू, एल की वैल्यू और जे की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू क्या होगी हाफ होगी, एल की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू अगेन आपको हाफ मिलेगी। ओके, अगर आप ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको जो जी की वैल्यू मिलेगी वो आपको 2.0 ही मिलेगी, जो कि एक्चुअल वैल्यू यानी कि 2.0023 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब क्या है, आप एलएस कपलिंग की हेल्प से भी क्या है जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो एक और चीज देखो, मैंने यहाँ पर को पॉइंट करके देखा है, ये बोल रहा है जी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ए ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। अभी आपने देखा जी वैल्यू अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है उसका अगर वो अलग अलग स्टेज में प्रेजेंट है तो जी वैल्यू अफेक्ट हो रही थी। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री वरी करिए उस केस में आपका जी वैल्यू भी अफेक्ट होगा, वो कैसे, ये बोल रहा है इफ ए कंपाउंड इज एक्सियली सिमेट्रिकल, ये अगर आपका कोई कंपाउंड एक्सियली सिमेट्रिकल होगा उस केस में आपको जो जी की वैल्यू है वो आपको दो जी की वैल्यू मिलेंगी, दो अलग अलग जी की वैल्यू आपको मिलेंगी। ओके, अब वो कैसे मिलेगी आपको मैं दिखाती हूँ। देखो हमने क्या है बहुत सारे आप कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे आपको पता है अलग अलग ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, इलांगुएटेड ऑक्टाहेड्रल, तो इन सारे केसेस पे आप देखेंगे आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं, तो देखिए ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर, आप ये व्हाइट की डॉट लाइन से देख सकते हैं, ये व्हाइट वाले के आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 5 आपके लिगेंड सराउंड में अटैच है और सेंटर पे आपका मेटल है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर को मैंने 3 कोऑर्डिनेट भी दिखाए, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आप सॉरी ये आपका जेड कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट रहता है। ओके, अगर आप बाहर से क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगा रहे हैं, ओके, तो आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर से लगा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पर को आपको क्या मिलेगा कि जो आपका जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के लिए जो जी वैल्यू है वो आपके क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि जी जेड को आप क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले बोला जी पैरेलल। ओके, सिमिलरली देखो आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो आपके जी वैल्यू के क्या सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से क्या होगा जी एक्स और जी वाई को आप क्या बोल सकते हैं जी परपेंडिकुलर, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, इट मींस क्या होगा इस केस के लिए भी अगर आप एक ही कॉम्प्लेक्स से आप देखिए, इस केस में जो आपके जेड और जेड ऑर्बिट में जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसके लिए जी की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू इनके लिए, तो आप देखिए जी जेड आपका ग्रेटर होता है कंपेयर टू जी एक्स और जी वाई। क्यों, मैंने आपको पहले भी बोला अगर आपका क्या है वो कोऑर्डिनेट जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है उसके लिए जी वैल्यू की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू उसके जो आपके परपेंडिकुलर में है। इतनी चीज क्लियर आई, तो ऐसे भी आप ये चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन लास्ट देखिए, अब लास्टली हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जी वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहला बोल रहे हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सी बात है। दूसरा बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अगर वरी करेगा तो आपकी जी वैल्यू भी वरी करेगी। अगला बोल रहे हैं ग्राउंड टर्म ऑफ अ मेटल आयन प्रेजेंट,
नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन एंड द टेम्परेचर ऑफ अ मेजरमेंट। ओके, अगला है आपका लैक ऑफ सिमेट्री, लास्ट है आपका जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन। ओके, और लास्ट है आपका क्या है, ZFES यानी कि जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का तो कॉन्सेप्ट ही आपके सिलेबस पे सेपरेटली है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी जी वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो होप आपको जी वैल्यू थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी मेरे लेक्चर्स देख के। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।